हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल आई क्यू स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल आई क्यू स्टूडेंट्स पॉइंट पर फर्स्ट ईयर के पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्लासेस स्टार्ट हैं। और आपको ये भी पता है कि आपके पास दो मेन कोर हैं, उनमें से एक मेन कोर की फर्स्ट यूनिट मैंने आपको कंप्लीट करा दी है। अब सेकंड जो यूनिट है हम उसके बारे में, उसकी जो फर्स्ट यूनिट है, सॉरी सेकंड जो सब्जेक्ट है उसकी फर्स्ट यूनिट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छे से इसमें सब समझेंगे कि फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ाया क्या जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है। तो इस सब्जेक्ट को हिंदी में समकालीन राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं और इसकी फर्स्ट यूनिट है राजनीति क्या है, व्हाट इज पॉलिटिक्स। और इसमें एक टॉपिक दिया गया है राजनीति का सिद्धांतिकरण, थ्योराइजिंग द पॉलिटिकल। अब आप बोलोगे कि मैम ये तो एक ही टॉपिक दिया गया है, तो आपने इसको इतनी क्लासेस में क्यों डिवाइड किया है। ये एक टॉपिक नहीं है, ये आपके दो टॉपिक है। पहला है राजनीति क्या है और दूसरा है राजनीति का सिद्धांतिकरण। राजनीति क्या है, आज की क्लास में भी हम राजनीति क्या है ही पढ़ेंगे। इससे पहले वाली क्लास में भी हमने यही पढ़ा था। और नेक्स्ट क्लास में हम राजनीति का जो सिद्धांतिकरण है उसको कंप्लीट करके आपकी फर्स्ट यूनिट अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सार्वजनिक हित के रूप में राजनीति क्या है। देखो, विवादों और वर्ग संघर्ष है और इनके अलावा भी राजनीति का एक महत्वपूर्ण अर्थ है कि सार्वजनिक हित की सेवा करने वाली प्रक्रिया के रूप में राजनीति, सार्वजनिक हित की सेवा करने वाली, हमारी पब्लिक की सेवा करने वाले के हित में राजनीति को देखा जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ राजनीति का जो ये विचार है इस मान्यता पर आधारित है कि एक समुदाय में इकट्ठे रहते हुए कुछ लोग सार्वजनिक एवं सामूहिक हित में संयुक्त रूप से भागीदारी होती है। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने बात आपको ऊपर बोली है वही वाली बात बोली गई है कि ये विचार इस मान्यता पर आधारित है कि एक समुदाय में इकट्ठे रहते हुए लोग कुछ सार्वजनिक एवं सामूहिक हितों में संयुक्त रूप से भागीदारी होते हैं। उसके बाद आपको इसमें मतलब जैसे और भी चीज़ें बताई गई हैं कि राजनीति का कार्य सामूहिक हितों को प्रोत्साहन देता है, इनकी सेवा करना इनका काम है, सार्वजनिक जीवन कुछ सामूहिक हितों का निर्माण करता है। ये सब चीज़ें मतलब मेनली ये बताया गया है कि जो एक पॉलिटिकल नेता होता है उसका काम होता है सार्वजनिक हितों की रक्षा करना। अब हम देखते हैं सार्वजनिक हित क्या है। देखो, सार्वजनिक हित की जब यहाँ बात आती है तो यहाँ पर सार्वजनिक हित या फिर लोक हित या सामान्य हित के रूप में राजनीति की धारणा बहुत ज़्यादा पुरानी देखी जाती है। इतनी ज़्यादा पुरानी कि बताया भी नहीं जा सकता कितनी पुरानी है। ठीक है, तो उसके साथ ग्रीक राज्यों में प्लेटो और अरस्तु, मध्य युग की राजनीतिक धर्मशास्त्री, आधुनिक युग में बेंथम और मिल जैसे उपयोगितावादी, कार्ल मार्क्स जैसे समाजवादी, लास्की जैसे सकारात्मक उदारवादी, पिछले कुछ सालों में प्रतिपादित समुदायवादी या महात्मा गांधीवादी, ये जो है सभी सार्वजनिक हित की किसी न किसी धारणा में विश्वास रखते हैं। अब मैंने आपको इसमें टोटल 7 विचारधाराएं बताई हैं जो सार्वजनिक हित में विश्वास रखते हैं। ठीक है, इन 7 को लिखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय बाकी सबके। मैंने इन 7 को ही आपकी इसमें लिखा है ताकि आप इसको ही लिखो। ठीक है, तो उसके साथ साथ सार्वजनिक हित की परिभाषा मैं तक के नहीं है। और यहाँ पर एक तरीके से कुछ लेखकों के अनुसार विवेकों के आदेशों का परिणाम है, डिक्टेट्स ऑफ रीजन का परिणाम इन्होंने बताया है। और कुछ लोगों ने, कुछ लेखकों ने कुछ लोगों के साथ मिलकर इसे ईश्वरीय इच्छा भी बताई है। कुछ चिंतक सार्वजनिक हित की तुलना मानव शरीर से करते हैं और कहते हैं कि समाज पर एक मानवीय शरीर की भांति है और समाज उसके विभिन्न अंगों को यदि अपनी भूमिका ठीक तरह निभानी हो तो संपूर्ण की आज्ञा का पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रूसों ने सार्वजनिक हित को सामान्य इच्छा, जनरल विल के साथ जोड़ा है और मार्क्सवादियों ने इसे एक वर्गहीन, राज्यविहीन समाज की प्राप्ति बताया है। समुदायवादियों ने इसे सांस्कृतिक परंपराओं के साथ जोड़ा है और गांधीवादी इसे सर्वोदय बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको इस चीज़ से डिफाइन किया जाता है कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर ये चीज़ बताती हैं। सार्वजनिक के हित के रूप में राजनीति क्या है, सार्वजनिक के हित के रूप में राजनीति क्या है, इसका ये सवाल का जवाब आता है कि इसे सिर्फ विभिन्न विचारधाराओं और सार्वजनिक हित की धारणा के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। और यहाँ पर बहुत सारे सामुदायिक, जैसे उदारवादी विचारधारा है, मार्क्सवादी है, समुदायवादी, जो मैंने आपको इसमें बताया है, इनको आपको डिटेल से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसमें बस ये भी लिख सकते हो कि इन 7 टाइप के जो ये लोग मैंने आपको भी बताए हैं अच्छे से, इन्होंने ये वाली जो विचारधारा है, सार्वजनिक हित है, इसमें अपनी विचारधारा को डालना अच्छा समझते हैं और इसकी धारणा का प्रयोग भी करते हैं और अपने अलग अलग तरीके से इसको बताते हैं और इसमें विश्वास भी रखते हैं। ठीक है, तो ये है सार्वजनिक हित। अब बात आती है शक्ति के अध्ययन के रूप में राजनीति की। तो देखो, शक्ति का अध्ययन की यहाँ पर बात हो तो यहाँ से शक्ति से आपको क्या समझ में आ रहा है, पावर।
पावर के बारे में जब बात आती है तो आप लोग, मैं हूँ, आप हैं, आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं, पावर के बारे में सब अलग अलग अपनी राय देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि पावर को एक तरीके से डिफाइन नहीं किया जा सकता। भले से बात एक हो, लेकिन आपके अल्फाज, आपके बोल सब अलग अलग होंगे। वैसे ही सेम इसमें भी सारे आपके जो विचारक हैं उन्होंने भी अलग अलग ही बताया है कि भाई पावर ये है, पावर ये है, पावर ये है। तो शक्ति के अध्ययन के रूप में राजनीति, देखो समकालीन राजनीति का एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष है, क्या है कि राजनीति का शक्ति के रूप में अध्ययन करना। आज के युग में शक्ति राजनीति का एक मौलिक धारणा बन गया है, फंडामेंटल उसकी विचारधारा बन गई है, और ये राजनीति का केंद्रभूत तत्व है, वैसे ही जैसे अर्थशास्त्र का है। हालांकि शक्ति की धारणा के रूप में राजनीति की विचारधारा बहुत ज़्यादा पुरानी है, लेकिन आधुनिक युग में अमेरिकी राजनीतिक शास्त्र ने शक्तिवादी दृष्टिकोण से राजनीति के अध्ययन को काफ़ी सम्मान प्रदान किया है। अमेरिकी राजनीतिक शास्त्र है, उन्होंने शक्तिवादी दृष्टिकोण से राजनीति के अध्ययन को बहुत ज़्यादा सम्मान प्रदान किया है कि हाँ, इसका आपस में लिंक्ड है। मतलब साफ इनका यहाँ पर बताना ये हो रहा है कि पॉलिटिक्स जो है वो पावर के बेस पर ही चलती है। ठीक है, तो राजनीति के अध्ययन के लिए राज्य सरकार, सरकारी संस्थाओं के अध्ययन के बजाय उन्होंने बोला कि राजनीति को पढ़ने के लिए गवर्नमेंट और स्टेट और गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं उन सब के बजाय व्यवहारिक तथ्य, दबाव समूह, हित समूह, राजनीतिक दल के अध्ययन को इम्पोर्टेंस देना और प्रायोरिटी देना 20वीं शताब्दी की विचारधारा है। और वो किसने रखी है? ये बेंटले हैं और विलोबी हैं, इन सब विचारकों ने इस बात को बोला है। ठीक है, इसके साथ साथ राजनीति का शक्तिवादी दृष्टिकोण स्थापित करने का श्रेय अमेरिका के राजनीतिक शास्त्र के शिकागो स्कूल को जाता है। आप लोगों ने इसके बारे में मे बी 12th में पढ़ा होगा, मे बी आप लोगों का जैसे टीचर MCQs वगैरह लेते होंगे तो उसमें आपको ये क्वेश्चन दिया गया होगा कि अमेरिका के कौन से स्कूल में राजनीतिक शास्त्र को सबसे ज़्यादा मान्यता देने का श्रेय जाता है। वो था राजनीतिक शास्त्र शिकागो स्कूल था वो। और उसमें इसके बारे में आपको इतनी, मतलब एक तरीके से प्रायोरिटी वाली बात होती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप अपने पेरेंट्स को फर्स्ट प्रायोरिटी मानते हैं अपनी, सेम वैसे ही शिकागो स्कूल में राजनीतिक शास्त्र को फर्स्ट प्रायोरिटी माना गया और उसमें इस चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ाया गया, समझाया गया, इस चीज़ का यूज़ किया गया, सब चीज़ें इसमें बताई गई, जिन्होंने राजनीति का एक विज्ञान को दर्जा दिया और इसके संदर्भ में शक्ति को इसका केंद्रभूत तत्व माना गया, सेंट्रल इसका तत्व माना गया, किसका? शिकागो स्कूल का राजनीतिक शास्त्र को, जहां राजनीति के परंपरागत अध्ययन के लिए लोकहित के किसी भी उद्देश्य को आपस में जोड़ा गया और वैज्ञानिक अध्ययन में उद्देश्य का स्थान पर अध्ययन के तरीके की पद्धति पर ज़्यादा से ज़्यादा बल दिया गया था। ठीक है, यहाँ पर विज्ञान को किसी एक टॉपिक के तौर पे तथ्यों पर आधारित मूल्यविहीन बताया गया और साथ में इसकी संज्ञा यही दी गई कि ये तथ्यों पर आधारित मूल्यविहीन व्यवहारिक अध्ययन है। तथ्यों पर आधारित, तथ्यों पर बेस एक वैल्यूएबल आपका बिहेवियर स्टडी है जिसको पढ़ना, समझना, लिखना, इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ साथ इन विचारकों ने अब तक राजनीति के अध्ययन में धर्म, नैतिकता, धर्मशास्त्र, देशभक्ति, इन सब को रहते हुए जिन्हें वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता, इन्होंने कहा कि इन सब चीज़ों को एक साइंटिफिक तौर पे नहीं समझा जा सकता, धर्म को, मोरल्स को और धर्मशास्त्र को, देशभक्ति को, तो इन सब चीज़ों को पॉलिटिक्स में नहीं रखा जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद राजनीतिक शास्त्र के ये जो नए लेखक मूल्यविहीन अर्थशास्त्र, अनुभाविक समाजशास्त्र, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे, तो इन सब के अत्यधिक इस चीज़ से प्रभावित हुए थे बहुत ज़्यादा, इनको इस चीज़ से अच्छा लगा था, इन सब के बारे में लोगों ने लिखा भी, आगे पढ़ाया और इस सब के बारे में इतनी बुक्स भी इन्होंने प्रिंट करवाई, सब चीज़ें इसके बारे में बहुत अच्छे से बता रखा है। राजनीति को राज्य के अध्ययन के रूप में रद्द करने के बाद ये राजनीति का अक्ष ढूंढना चाहते थे और ये अक्ष इन्हें शक्ति की धारणा में मिला। शक्ति के संदर्भ में इन्होंने राजनीति की पुनर्व्याख्या भी करी थी। ये है शक्ति के अध्ययन के रूप में राजनीति क्या था, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। अब यहाँ बात आती है कि शक्ति क्या है, पावर क्या है। पावर की बात आती है तो देखो, मैंने आपको दोबारा समझा रही हूँ कि पावर, अगर पावर की बात होती है तो मैं, आप, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, मेरे स्टूडेंट्स सब अलग अलग राय देंगे कि मैम पावर ये है, मैम पावर ये है ना। तो अब हम देखते हैं कि अलग अलग फिलोसफर्स ने पावर के बारे में क्या बोला है, लेकिन स्टूडेंट्स इसमें आपको ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि बोला इन्होंने सब अलग अलग है, लेकिन इनका तरीका, इनका जो बोलने का नज़रिया है वो एक ही है। बोल और अल्फाज अलग हैं, लेकिन जो तरीका है वो अलग है, लेकिन जो बात ये बोल रहे हैं वो सेम है। ठीक है, तो
राजनीति शक्ति के अध्ययन है, तो सवाल पैदा होता है कि फिर शक्ति क्या है। ये वाली बात आती है, सबके मन में आती है, आपके भी आएगी। मैंने ये वाला क्वेश्चन बोला ही इसलिए कि हो भी सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ लें कि अगर राजनीति शक्ति का अध्ययन है तो फिर सवाल पैदा ही होता है कि फिर शक्ति क्या है। तो शक्ति को बहुत अलग अलग तौर पे बताया गया है। राजनीतिक जीवन में शक्ति सर्वव्यापी होने के बावजूद इसकी परिभाषा को लेकर बहुत सारे वाद विवाद हुए हैं, ठीक है ना। राजनीतिक जीवन में शक्ति को सर्वव्यापी मानने के बाद भी इसमें बहुत सारे वाद विवाद इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि सबने अपनी अलग अलग राय दी है और सबको ये था कि आप हमारी मानो, आप हमारी मानो, आप हमारी मानो। अब बात आती है ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी बोलती है कि शक्ति कार्य करने की योग्यता, नियंत्रण, प्रभावित और प्रभुत्व की योग्यता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी साफ साफ बोलती है पावर जो है वो काम करने की योग्यता है, कंट्रोल करने की और प्रभावित और प्रभुत्व की योग्यता है। उसके बाद वेबस्टर शब्दकोश जो है, वेबस्टर डिक्शनरी, वो कहते हैं कि शक्ति को दूसरे पर नियंत्रण, सत्ता और प्रभाव के रूप में परिभाषित करते हैं। वो कहते हैं शक्ति जो है वो दूसरे पर कंट्रोल करने के लिए, उन पर सत्ता अपनी कायम करने के लिए, इस चीज़ के लिए पावर का यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ इन्होंने ये बोला कि ये अपनी मर्जी के मुताबिक काम करवाने की क्षमता है। साफ साफ यहाँ जाहिर हो रहा है पावर देखो, पावर का एग्जाम्पल मैं आपको दूँ। मैं आपकी टीचर हूँ, मुझे पावर है, मैं आपको पढ़ाती हूँ, आप मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं, मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, तो मुझे इतनी पावर है कि मैं आप पर अपना हक चला सकती हूँ। वो भी पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में नहीं, कि मैं पॉजिटिव वे में, इस वे में कि मेरे स्टूडेंट्स पढ़ नहीं रहे हैं, मैं उनका टेस्ट लूँ, उनको पढ़ाऊँ, ये सब करूँ कि उन लोगों के मार्क्स अच्छे आ सकें, कुछ हो जाए। नेगेटिव वे में, एक तरीके से नेगेटिव वे में पावर दिखाना, वो किसी चीज़ पे अपनी चीज़ को थोपना हो जाता है। तो इन्होंने ये बोली कि अपनी मर्जी के मुताबिक काम करवाने की क्षमता। एग्जाम्पल यहाँ पर ये है कि मेरा मन करेगा, मैं आपकी टीचर हूँ, मेरा मन करेगा तो मैं आपको अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी का फर्स्ट यूनिट पढ़ाऊंगी, और मेरा मन करेगा नहीं तो मैं थर्ड यूनिट पढ़ाऊंगी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर मेरी पावर वाली बात आ रही है। आप बोलोगे सारे बैठ के यार हम कुछ कर भी नहीं सकते, मैम को कैसे बोले, मैम तो सुनेंगी भी नहीं, मैम है वो हम कहते हैं कि फर्स्ट यूनिट पढ़ा दो, पर वो तो थर्ड यूनिट पढ़ा रही हैं। तो यहाँ पर ये पावर का यूज़ ये कहलाया गया है कि अपनी मर्जी के मुताबिक दूसरों को चलाना, दूसरों पर कंट्रोल करना। उसके साथ साथ मैक्स वेबर ने बोला है कि एक ऐसी संकल्पना है जिसमें सामाजिक संबंधों के संदर्भ में एक व्यक्ति बाकी लोगों के विरोध के बावजूद अपनी मर्जी मनवाने में सफल हो जाता है। सेम वही वाली बात जो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया है। पावर एक ऐसी संकल्पना है, एक ऐसा मेथड है, ऐसी चीज़ है जिससे अपनी बात दूसरों से मनवाने के लिए राजी हो जाते हैं। मैं आपकी टीचर हूँ, मुझे पावर है, आपका कोई छोटा बहन भाई होगा, आपका उस पर पावर होगा, आप अपनी बात उससे मनवा सकते हो, वो आपकी बात मानेगा ही मानेगा। मैं आपकी टीचर हूँ, मैं अपनी बात आपसे मनवा सकती हूँ। मैं बोलूँगी कि कल अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी नहीं लाना, हम CDGI पढ़ेंगे, UPT नहीं पढ़ेंगे। बट हमारा UPT चल रहा है और वो बीच में छूट जाएगा, तो आप मुझसे बोल नहीं सकते, मुझे पावर है बोलने की। आप बोलोगे यार मैम ये तो बीच में छूट जाएगा, लिंक टूट जाएगा, लेकिन मैं बोलूँगी नहीं, मुझे वो पढ़ाना है तो मैं वही पढ़ाऊँगी, मैं ये नहीं पढ़ाऊँगी, ठीक है ना। तो इस बेस पर यहाँ पर ये वाली बात को मैक्स वेबर ने भी बहुत अच्छे से बताया है। एंड्रेन नाम के फिलोसोफर हैं, उन्होंने बोला है कि ये सामाजिक स्रोत का इस तरीके से प्रयोग करना होता है, सामाजिक जो पूरे स्रोत होते हैं उन सब का इस तरीके से प्रयोग करना होता है जैसे कि दूसरे के व्यवहार को अपनी मर्जी के अनुसार मोड़ लेना, उनको मोड़ दे देना। अब वही सेम एग्जांपल मैं आपको दोबारा दूंगी कि आपका मन है UPT पढ़ने का और मेरा मन नहीं है, मैं आपको CDGI पढ़ाऊंगी, तो मैंने आपकी जो इच्छा है, आपकी मर्जी है, उसको एक अलग मोड़ दे दिया, एक अलग रुख दे दिया कि नहीं मुझे पावर है, मैं पढ़ाऊंगी, तुम थोड़ी पढ़ाओगे, तो मेरा जो मन करेगा मैं आपको वही पढ़ाऊंगी। और गिल्ड और पामर देखिए, पामर के साथ गिल्ड भी है एक फिलोसोफर, गिल्ड का नाम मैंने लिखा नहीं, इतना लिखना ज़रूरी भी नहीं है। तो पामर बोलते हैं कि शक्ति दूसरे लोगों के निर्णय, व्यवहार, नीति, मूल्यों को नियंत्रित एवं प्रभावित करने की योग्यता है। दूसरे लोगों के निर्णय, व्यवहार, डिसीजन, निर्णय बोले तो डिसीजन, ठीक है, तो निर्णय, डिसीजन, नीति, मूल्यों को कंट्रोल करने की प्रभावित एक वो है, एक करने की योग्यता है। तो इसमें एक तरीके से मतलब ये बताया गया है, आप ये नोट करो स्टूडेंट्स, कि सभी फिलोसोफर ने एक ही बात बोली है, किसी भी चीज़ को दूसरा रुख दे देना, मोड़ दे देना, अपने हिसाब से कंट्रोल करना, या फिर उसके डिसीजन खुद लेना। अब जब कंट्रोल कर रहे हो तुम, जाहिर है डिसीजन भी खुद ही लोगे, है ना। तो यहाँ पर ये वाली बात इसको बोली गई है। अब समाज की शक्ति के रूप क्या है?
देखो, समाज की शक्ति के रूप, आधुनिक समाज में शक्ति के 3 रूप दिखाई देते हैं, जिनके माध्यम से कुछ लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को अपने अंडर में कर लेते हैं। कुछ लेखकों ने शक्ति के विभिन्न रूपों की बात की है, जैसे धन, हथियार, जनमत, धर्म की शक्ति, राजाओं की शक्ति, क्रूर शक्ति, क्रांतिकारी शक्ति, ये सब, ठीक है ना। इन सभी स्वरूपों के 3 प्रमुख श्रेणियों को बांटा है, गैलब्रेथ ने बांटा है। गैलब्रेथ फिलोसोफर है, उन्होंने इसको 3 तरीके से बताया है। सबसे पहला, दंड देने की शक्ति, पावर ऑफ पनिशमेंट में उन्होंने ये बोला है कि ये डंडे के जोर पर लोगों से उनसे आज्ञाएं मनवाने की कोशिश करती है। वही सेम वाली ऊपर वाली बात जो मैंने आपको बता दी है। मैं आपको डंडे के जोर से भी कह सकती हूँ। आप बहुत सारे बच्चे मुझसे बोलो, मैं मान लो मैं आपको 100 स्टूडेंट्स पढ़ा रही हूँ और 100 में से 25 बच्चे बोले कि नहीं मैम, हमें CDGI नहीं पढ़ना, हम UPT ही पढ़ेंगे, तो मैं उनको मार के भी बोल सकती हूँ कि नहीं, मेरा 50% से ज़्यादा बच्चा राजी हो गया है CDGI पढ़ने के लिए, तो तुम फिर क्या बोल रहे हो, तुम क्यों बोल रहे हो। तो मेरे पास पावर है इस चीज़ की, वो पिटने के बाद या फिर मेरी धमकी सुनने के बाद शांत हो जाएंगे, वो कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। दूसरा आता है क्षतिपूरक शक्ति, कंपेंसेटरी पावर। देखो, इसमें यह बताया गया है कि लोगों को आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ देकर या आर्थिक दंड का डरावा देकर लोगों से आज्ञा का पालन करवाना। एग्जाम्पल के तौर पर, मैं एक आर्थिक तौर पर कमज़ोर हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, पैसों की कमी है, घर का खर्चा चलाना है, सब कुछ करना है, मैं कहीं जॉब करने गई हूँ और मेरी क्वालिफिकेशन है MA मैंने कर रखा है और मैंने MA के साथ PhD कर रखी है, तो मैं वहाँ पर गई हूँ, उनसे कह रही हूँ मुझे जॉब की ज़रूरत है, लेकिन उनके पास पावर है और वो देख रहे हैं कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, तभी जॉब के लिए मैं आई हूँ। वो मुझसे चाहें तो जैसा काम करवा सकते हैं, वो मेरी डिग्री हासिल करने के बावजूद मुझसे झाड़ू पोछा भी करवा सकते हैं, मुझे बहुत अच्छी पोस्ट पर भी रख सकते हैं, मुझे छोटी से छोटी पोस्ट पर भी रख सकते हैं, ठीक है। तो मतलब देखो, झाड़ू पोछा वाली बात आप लोग माइंड मत करिएगा, ये बुरा काम नहीं है, लेकिन अगर आप एजुकेटेड होने के बावजूद भी आप कोई ऐसा काम करो जो आपकी मर्जी के लायक नहीं है, तो वो एक तरीके से आर्थिक दंड देना होता है कि आपको पैसों की ज़रूरत भी है और आपको वो काम करना पड़ा है जिसमें आपकी मर्जी नहीं है। तीसरा आता है अनुकूलित शक्ति, कंडीशन पावर। कंडीशन पावर में ये बताया गया है कि इस शक्ति से शिक्षा, धर्म, रीति रिवाज, संस्कृति, प्यार, इन सब चीज़ों द्वारा लोगों के विचारों पर परिवर्तन करके उन्हें शासक वर्ग के विचारों के अनुकूल बनाया गया है। उसमें परिवर्तन कर दिया गया, चेंजेस कर दिए गए, रीति रिवाज में, संस्कृति में, प्यार मोहब्बत में, शिक्षा में, धर्म में, इन सब चीज़ों में एक शासक वर्ग जब आ जाता है, एक तानाशाह के रूप में जब ये चीज़ बढ़ जाती है, तो अनुकूल पावर जो है, कंडीशन पावर, इन सब चीज़ों पर रोक लगा देती है, ठीक है ना। रीति रिवाज में, संस्कृति में, प्यार में, शिक्षा में, धर्म में, इन सब चीज़ों पे वो चीज़ कंट्रोल लगाती है। इन शक्ति का प्रयोग सभी राज्य, चाहे उदारवादी हो या समाजवादी हो, काफ़ी बड़े पैमाने पर करते हैं। उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि समाज की शक्ति के रूप 2 प्रकार के हैं, आर्थिक शक्ति और वैचारिक शक्ति। आर्थिक शक्ति में यही बताया गया है कि एक तरीके से नियंत्रण करते हैं, जो शासक वर्ग होता है वो कंट्रोल करता है, अपनी मर्जी से चलाता है। वो एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया है अभी कि मैं चाहूँ, मैंने PhD कर रखी है, मुझसे फिर भी वो झाड़ू पोछा करवा रहे हैं, तो एक तरीके से वो मेरा आर्थिक शोषण कर रहे हैं, ठीक है। उसके साथ सेकंड है वैचारिक शक्ति, आइडियोलॉजी पावर। आइडियोलॉजी पावर जो है मार्क्सवादी वैचारिक शक्ति को समाज के अन्य शक्तियों के बीच मध्यस्थता का काम बताते हैं, और वो मार्क्सवादी ने ही इस चीज़ को आगे बढ़ाया, वैचारिक शक्ति को। वो एक मीडिएटर का काम बताते हैं कि आइडियोलॉजी पावर मीडिएटर के तौर पर काम करती है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आपकी फर्स्ट यूनिट आज कंप्लीट नहीं हुई है, अभी राजनीति क्या है कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट क्लास में हम राजनीति का सिद्धांतीकरण पढ़ेंगे और इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे, इस पूरी यूनिट को, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हमारी 4 Feb थर्सडे को होगी, और आज की क्लास को लेके कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो या सजेशंस हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स या हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।